वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेसन प्लान की सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स लेसन प्लान के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात किया था विज्ञान में किस तरह से हम लेसन प्लान बनाते हैं, और उसके एक प्रकरण पर हमने बात करी थी जो कि था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज हम गणित के लेसन प्लान में गणित के उप विषय अंक गणित पर एक लेसन प्लान देखेंगे। वो लेसन प्लान क्लास 6 का लेसन प्लान है, और वो लेसन प्लान का टॉपिक है, प्रकरण है गुणनखंड। गुणनखंड किस तरह से हम सिखाएंगे बच्चों को कि गुणनखंड क्या होता है। गणित में इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे सिखाएंगे। यहाँ पर जो अवधि दी है, अवधि यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 35 मिनट की क्लास होती है तो 35 मिनट लिख सकते हैं, और 40 मिनट की क्लास है तो उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो 35 मिनट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो हमारे पास है सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले जो इसमें शुरुआत होती है वो होती है सामान्य उद्देश्यों से। यहाँ पर मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप हो सकता है इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो आपके ऊपर है। 5 सामान्य उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चा जब गणित सीखता है तो गणित के साथ साथ उसके मन में, उसके तर्क शक्ति में, उसके विचारों में किस तरह की वो विकास होता है, उसका किस तरह की ग्रोथ होती है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सिर्फ बच्चे को सिखाना ही मैथमेटिक्स का पर्पज़ नहीं है कि वो बस सीख जाए और उसे और कुछ समझ में ना आए, पर उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके मन में विज्ञान, चाहे विज्ञान के प्रति हो चाहे गणित के प्रति हो, रुचि को उत्पन्न करना है। अगर उसके मन में सब्जेक्ट को पढ़ने की रुचि नहीं होगी तो वो क्या करेगा, कभी सीख नहीं पाएगा, वो सिर्फ रटेगा उस विषय को। कभी कभार बच्चे सोचते हैं कि गणित एक रटने का विषय है, उसमें फॉर्मूले रट दो तो हो जाता है। लेकिन अगर आप गणित को सिखाएंगे बच्चों को, तो गणित सिखाने से बच्चा तर्क उसका बेहतर होगा, विचार बेहतर होगा, और मानसिक शक्ति का विकास होगा। इसमें गणितीय ज्ञान, मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उसके व्यावहारिक ज्ञान को भी बढ़ाना है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम गणित को कैसे सीखते हैं, डे टू डे लाइफ में हम गणित का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार किताबी ज्ञान किताबों में ही रह जाता है, तो हमें वैसा नहीं करना है। बच्चे को सिखाना है कि आप दैनिक जीवन में उसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं जाते हैं, दुकान में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आप गणित के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह गणितीय ज्ञान इस्तेमाल हो सकता है। फिर हम इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्यों पर, कि क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं गणित पढ़ाने के। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना, जो वो पढ़ रहा है उसको वो प्रत्यास्मरण कर सके, उसको उस बात का ज्ञान हो कि हम क्या सीख रहे हैं। दूसरा है हमारे पास बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम ये देखते हैं कि बच्चा जब गुणनखंड के बारे में सीखेगा तो वो क्या करेगा, उसकी विस्तृत व्याख्या कर सकेगा, उसको डिफाइन कर सकेगा, उसको इलाबोरेट कर सकेगा कि उसने जो सीखा है उसके बारे में बता सकेगा। प्रयोगात्मक उद्देश्यों में हम ये देखेंगे कि छात्र छात्राएं, चाहे वो विद्यार्थी हो, उसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे, गुणनखंड की उपयोगिता को समझ सकेंगे कि गुणनखंड हमारे दैनिक जीवन में कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ किताबों तक उसको सीमित ना करके अपने दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य के अंदर ये आएगा कि विद्यार्थी गुणनखंड से रिलेटेड जो भी चार्ट है, मॉडल है, चित्र इत्यादि है, उसको बना सकेगा और बता सकेगा कि कैसे गुणनखंड हम बना सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में आप क्या लिखेंगे, सहायक सामग्री के बारे में लिखेंगे। आपने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को लिख लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सहायक सामग्री के बारे में लिखेंगे। चाहे वो चार्ट हो सकता है, संकेतक हो सकता है, रोलर बोर्ड पर आप कुछ लिख के ले जा रहे हैं बच्चे के लिए, और अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं हो सकती हैं जिसकी मदद से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। जब हम बच्चे को गुणनखंड सिखा रहे हैं कक्षा 6 में, तो उसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, संख्याओं की सामान्य जानकारी हो कि संख्याएं होती क्या हैं। अब गुणनखंड सिखाने आप उसको सिखा रहे हैं और बच्चे को अगर संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो क्या होगा, पूर्व ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, बच्चा गुणनखंड को अच्छे से सीख नहीं सकेगा। तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि बच्चा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। तो इसको जानने के लिए कि बच्चा सामान्य जानकारी रखता है नहीं रखता है,
उसके लिए हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे, प्रस्तावना कौशल का यहाँ पर देखेंगे कि प्रस्तावना, हम उसको उससे कुछ सवाल पूछेंगे बच्चे से, और बच्चा उसका आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता, हम उसको इस तरह से देखेंगे। तो अब यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में आप जिगजैग क्वेश्चन बना के ले जाएंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। शुरुआत आप बहुत आसान से प्रश्न से करेंगे और प्रश्न के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, कठिन की ओर ले जाएंगे, और अंत में आप अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे, प्रकरण पे पहुंचेंगे जो आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5। बच्चा कहेगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बच्चा कहेगा ये 1 है। उसके बाद अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ दें, जीरो को भी उसमें ऐड कर दें, तो क्या कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, वो जीरो है। और अंत में आप कहेंगे बच्चे से कि गुणनखंड से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे को तो ये पता है कि हमारे पास संख्याएं क्या होती है, पर बच्चे को ये पता नहीं है कि गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चा समस्या उसके सामने है और ये बता नहीं पाएगा कि क्या है चीज़ है। तो हम अपना टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे, उद्देश्य कथन के साथ अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि तो बच्चों, आज हम गुणनखंड को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमने अपना टॉपिक शुरू करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप प्रस्तावना प्रश्न खत्म कर लेंगे और उद्देश्य कथन बोलेंगे बच्चों के से कि आज हम गुणनखंड की व्याख्या करेंगे या गुणनखंड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद आपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षण बिंदु, यहाँ पर आप लिखेंगे, ये टेबल आपको बनानी है। टेबल से आप क्या करेंगे, यहाँ पर शिक्षण बिंदु है, सबसे पहले मैंने शिक्षण नहीं लिखा, तो शिक्षण बिंदु यहाँ पर होगा। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन, बच्चे में कैसा उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। फिर छात्राध्यापक क्रिया, आप उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद उसको समझाएंगे बच्चे को। फिर छात्र क्या क्रिया करता है, शिक्षण विधि, कौन सी विधि का आप इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शामपट्ट और सहायक सामग्री आप कह सकते हैं। और अंत में मूल्यांकन प्रश्न, ये मूल्यांकन अब शायद शामपट्ट कार्य यहाँ पर भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पर आप मूल्यांकन का प्रश्न पूछेंगे। जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा गुणनखंड के ऊपर, कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, अगर हम गुणनखंड बच्चे को पढ़ाएंगे तो गुणनखंड के विषय में बच्चा सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा, उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि बच्चे के व्यवहार में वो गुणनखंड के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सके। फिर इसमें हमें कुछ इसके विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, कि बच्चे से कुछ प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने पूछ लिया कि बच्चे के गुणा के बारे में हम उसको जानकारी देख रहे हैं कि गुणा आता है या नहीं आता है उसे, कि 3 गुणा 2 कितना होता है, बच्चे कहेगा 6 होता है। 6 गुणा 1 क्या होता है, बच्चे कहेगा 6 होता है। और हम नेक्स्ट फिर प्रश्न पूछेंगे उससे कि 4 के गुणनखंड क्या होंगे। तो बच्चे के लिए अस्पष्ट उत्तर होगा कि गुणनखंड के बारे में उसे अभी पता नहीं है। तो जब हम बच्चे को ये प्रश्न पूछ रहे होंगे तो इस विधि का जो नाम होगा वो होगा प्रश्नोत्तर विधि। हम बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छात्राध्यापक क्रिया की या छात्राध्यापक कथन की। तो जहाँ पर बच्चे रुक जाएंगे, जहाँ पर बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, गुणनखंड के बारे में उन्हें पता नहीं है, तो उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, छात्राध्यापक अपने कथन को शुरू करेगा। वो कथन क्या क्या हो सकता है, आप उसे बताएंगे कि 4 को हम विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं, 4 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 1। तो ऐसी संख्याएं जो 4 के पूरी पूरी विभाजक हैं, उन्हें हम उसके गुणनखंड कहते हैं। आपको ये बताना है पूरा, और उसके नीचे नोट लिखना है, जो भी आप इसको लिख सकते हो, आप इसको देख सकते हो पूरा यहाँ पे। तो उसके जो गुणज होंगे बेसिकली, जो 4 को पूरे पूरा बार भाग दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके गुणनखंड कहते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे होंगे तो बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा होगा, और इसे हम बोलते हैं व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि। क्योंकि आप एक चार्ट भी लेके गए हैं, यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पर लिखे गुणनखंड का, 2 के गुणनखंड किस तरह से आप निकाल सकते हैं, 3 के गुणनखंड किस तरह से निकाल सकते हैं, 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो इस तरह से आप एक चार्ट दिखा सकते हैं बच्चों को, और बच्चा उससे बेहतर सीख सकेगा। तो इसे हम बोलते हैं व्याख्या तथा प्रदर्शन विधि, व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि। आप व्याख्या भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्रदर्शन करके चार्ट के माध्यम से उसको दिखा भी रहे हैं। अंत में जब आप अपना टॉपिक समाप्त करेंगे गुणनखंड वाला, तो बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा। आप हो सकता है 2 3 प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक प्रश्न लिखा है कि गुणनखंड क्या होता है। तो अब जब आप गुणनखंड पढ़ा चुके हैं बच्चे को, तो बच्चे को आना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, वो उसका उत्तर दे सकेगा। तो मूल्यांकन प्रश्न से पता चलेगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसे, जो आपने शिक्षण बिंदु से पढ़ाया है, वो शिक्षण बिंदु से
उसने सीख लिया है। ये हमारा सेकंड थर्ड पेज रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ, एक शिक्षण बिंदु के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप एक शिक्षण बिंदु जब आपका पूरा होता है, फिर आप दूसरे पेज से या उसके नीचे से जगह बचती है तो आप दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू कर सकते हैं। तो आपने गुणनखंड के बारे में बच्चे को बताया, तो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है संपूर्ण संख्याएं। अब गुणनखंड का एक सब टॉपिक है ये, तो उसी के अंदर आप बता सकते हैं कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। और आपका व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा बच्चे के उसमें, कि बच्चा संपूर्ण संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। उसे वो संपूर्ण संख्याओं को बता सकेगा कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब आप देखेंगे बच्चे के विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे गुणनखंड क्या होता है, तो बच्चा बता देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न आपने किया कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड क्या होता है, तो बच्चा बता देगा कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या को भाग देता है। उसके बाद संपूर्ण संख्याएं आती हैं कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो बच्चा इसको इसको इसके बारे में पता नहीं है बच्चे को। यहाँ पर आप अस्पष्ट उत्तर लिख सकते हैं या छात्र निरुत्तर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिखा है, तो समस्यात्मक प्रश्न की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, छात्र निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक का कथन क्या होगा, छात्र अध्यापक कैसे बताएगा कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जो भी यहाँ पर से यहाँ तक लिखा है वो सब उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएगा कि छात्र हम यहाँ पर गुणनखंडों का कैसे गुणनखंड निकालेगा, और उनका योग अगर उस संख्या के दोगुना होता है तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसको आप बता सकोगे वहाँ पे बच्चों को। और जब ये बता रहे होगे तो बच्चा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक सुन रहा होगा। तो पहले वाली विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई, दूसरा व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि होगी। और संपूर्ण संख्याओं का आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे 6 एक संपूर्ण संख्या है, तो इस तरह जैसे 6 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 12 आता है, जो कि 6 का दोगुना है। तो क्या हो गया, ये एक संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है अपने आप में, संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, लेसन प्लान जो भी शिक्षण बिंदु आपको पढ़ाने थे आपने पढ़ा दिए हैं। 2 के बजाय आप 3 कर सकते हैं, इन बिंदुओं को 4 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और लेसन प्लान पर निर्भर करता है कि, और टॉपिक पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा टॉपिक है। अंत में आप देखेंगे कि बच्चे के ऊपर लिखित व निरीक्षण कार्य करना है। अब जब बच्चे को आपने सिखा दिया है, दो शिक्षण बिंदु बता दिए हैं, उसके बाद बच्चे को बताओगे कि किस तरह से वो अपना निरीक्षण कार्य करेगा। अब जो छात्र अध्यापक होगा वो निरीक्षण कार्य करेगा। और इसमें क्या होगा कि छात्रों के लेखन क्षमता का विकास भी करना है। छात्र जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, श्यामपट्ट पर लिखा है, उस कार्य को कॉपी में उतारेंगे। आप उनको निर्देश देंगे कि उसको कॉपी में उतारें, और आप उनको क्या करेंगे, क्लास में बात आती है और उस समय बच्चे जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा उसको उतार रहे होंगे। इसे हम कहते हैं लेखन व श्यामपट्ट विधि। और इसी जो सेकंड आपने शिक्षण बिंदु बताया था, सेकंड शिक्षण बिंदु के अंदर जो दूसरा शिक्षण बिंदु था उसके अंदर आपने क्या बताना है, उसके लिए भी एक मूल्यांकन प्रश्न करना है कि 12 के गुणनखंड बताइए। तो आप प्रश्न कर सकते हैं 12 के गुणनखंड बताइए, क्या यह संपूर्ण गुणनखंड है या नहीं है। तो इस तरह से आप ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा पेज यहाँ पर शुरू खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अंत में आप बच्चे को देखेंगे, या ये श्यामपट्ट कार्य आप पहले भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपने सहायक सामग्री किया है वहाँ पर भी कर सकते हैं, और श्यामपट्ट कार्य आप अंत में भी कर सकते हैं। तो श्यामपट्ट कार्य में आप देखेंगे कि किस तरह से जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है कि इस तरह से आपने लिखा होगा। 6 के रूप में आपने लिख दिए, गुणनखंड इस तरह से हो गया, जोड़ने पर वो संपूर्ण संख्या बन जाती है। और 12 के गुणनखंड लिखिए, या आप इस तरह से बता सकते हैं। इसमें आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आप लेसन प्लान पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, लिखेंगे, उसको आप यहाँ पे बना करके बता सकते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। जब आप सारा टॉपिक खत्म कर चुके होंगे तो बच्चों से एक बार दोबारा से जानने के लिए कि पाठ का पुनः स्मरण कराएंगे कि बच्चे हमने क्या सीखा इसमें, इस पाठ के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो आपको बच्चों को क्या करना है, पुनः स्मरण कराना है पाठ का। इसमें आप कुछ प्रश्नों से शुरू कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 12 के गुणनखंड का योग बताओ, गुणनखंड क्या होता है। ऐसे प्रश्न आप यहाँ पर बच्चे से कर सकते हैं। अंत में आप बच्चे को गृह कार्य देंगे, और जो भी गृह कार्य देंगे बच्चे उसको क्या करेंगे, अपने उत्तर कार्य पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। जैसे कुछ प्रश्न आप यहाँ पर दे सकते हैं बच्चे को, संख्या के बारे में बताइए, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, कोई भी एक संख्या का गुणनखंड क्या होता है, एक संख्या कॉमन होती है उसमें, वो गुणनखंड बताओ। 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, संपूर्ण संख्याओं के उदाहरण सही समझाइए कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ऐसे आपको गृह कार्य देना है, ताकि बच्चा उसको ओपन माइंडेडली सोच सके
उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास हो, वो यहाँ पर आप वैसे प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ योजना समाप्त होती है गणित की। और लास्ट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लास्ट में यहाँ पर आप हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिख सकते हैं, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, और यहाँ पर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। जो भी आपका जो भी आपको गाइड कर रहे होंगे, जो भी लेसन प्लान देख रहे होंगे आपके, उसको आप गणित के शिक्षक से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन करवा सकते हैं, और यहाँ पर आप खुद के साइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैथ्स का लेसन प्लान गुणनखंड के ऊपर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।